एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के आज प्रिपरेशन मेथड्स करवाऊंगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करवाऊंगा। अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, आराम से रिपीट करके देखना, चाहें वीडियो की स्पीड कम कर लेना, ज़्यादा कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा मैं। सारे मेथड्स पहले लिस्ट करूंगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किससे बनते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड किससे बनते हैं, सिर्फ कीटोन किससे बनते हैं। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मैंने, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके कुछ मेथड्स हैं, एल्डिहाइड्स ओनली के मेथड्स हैं, फिर कीटोन्स ओनली के मेथड्स हैं। और आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, या अगर लिख लोगे बहुत अच्छी बात है, लिखोगे तो याद भी रहेगा, तो स्क्रीनशॉट लेके या याद करके इसको रखना ज़रूर अपने पास एक पेज पर, या स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रख लेना स्क्रीनशॉट, जिससे कि रिकॉल करने में आसानी रहेगी। जब भी लगा कि हाँ एल्डिहाइड्स कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स रिकॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 10-15 दिन बाद देख लिया, हाँ रिकॉल हो रहे हैं तो सही है, नहीं हो रहे हैं तो एक बार वीडियो का वो पार्ट फिर से देख लिया। तो देखो यहाँ पर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में 2 हैं, ओजोनोलिसिस से और हाइड्रेशन से। ओजोनोलिसिस होगी एल्कीन्स की और हाइड्रेशन होगा एल्काइंस का। अब जैसे ये आपको याद रहना चाहिए, जैसे ये मैप बन जाना चाहिए, और बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपका ये माइंड में मैप बन चुका होगा, और फिर आप रिकॉल कर लोगे। तो आपको परेशानी क्यों होती है रिकॉल करने में एग्जाम में, क्योंकि आप कोई मैप तो बनाते नहीं हो जहां से आपके दिमाग रेफर कर रहा हो, जहां पर कि ठीक है यहां से पिक करना है, एक ये पिक्चर थी वहां पर, यहां पर ये मेथड था, वहां से पिक करो। तो लिंक बना होना चाहिए। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एक मैप की तरह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एल्डिहाइड्स ओनली, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें सिर्फ एल्डिहाइड जिससे बनते हैं, जैसे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स यूजिंग डाइबैल H, देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसमें आपके 2 मेथड्स हैं, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एंड यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। अब ये जो आपका है सेकंड, इसके बाद बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और थर्ड है बाय गैटरमैन कॉच रिएक्शन। क्यों मैं टाइम दे रहा हूं यहाँ पर, टाइम देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा जिस्ट यही है, ठीक है। आप लोग कई बार टीचर का कहना नहीं मानते हो, और टीचर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा होता है जो आपको लग रहा होता है बहुत ईजी पॉइंट है, नहीं, ये जिस्ट है, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लो हो गया प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि इसके बाद आपको रिकॉल करना है। अब सिर्फ कीटोन में फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ये 3 मेथड हैं, तीनों मेथड अभी पढ़ते हैं और आपको रिकॉल होना चाहिए बाद में। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसमें क्या है, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि CrO3 जो है ना आपका, ये आपका ऑक्सीडाइज कर सकता है अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में या फर्दर एसिड में, लेकिन हमें एल्डिहाइड तक ही रोकना है, इसको एसिड तक नहीं ले जाना है। तो हम इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए एनहाइड्रस मीडियम में लेते हैं इसको। अगर ये एनहाइड्रस मीडियम नहीं होगा तो एसिड बन जाएगा, ध्यान रखना। तो एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही आपका CrO3, लेकिन ये आपका एसिड भी बना सकता है और एल्डिहाइड भी बना सकता है। तो देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, बेसिकली प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपका एल्कोहल है, OH ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में आएगा, और अगर ये ऑब्वियसली सेकेंडरी है तो ये कीटोन में चला जाएगा, है ना। लेकिन ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फिर से ऑक्सीडाइज होके आपका एसिड बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहां मैं जो बोल रहा हूं CrO3 मैंने लिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने एनहाइड्रस लिया है, तो ये क्या करेगा, यही रोक देगा रिएक्शन, इसके आगे नहीं जाएगा। मैं एनहाइड्रस नहीं लूंगा तो मुझे एसिड मिलेगा, ये कन्वर्जन में यूज होगा बार बार, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रिपरेशन मेथड भी है एल्डिहाइड का, या एसिड भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप मीडियम यहाँ क्या रखते हो, है ना। तो एसिड भी हो गया यहाँ पर। तो रिएक्शन क्या है, अल्कोहल फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने CrO3 लिया, एल्डिहाइड बन गया, इजी। नेक्स्ट आ जाओ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अगेन सेकंड एग्जांपल, कीटोन के केस में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। देखो ये एक ही बात है, क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलूं या मैं एनहाइड्रस CrO3 बोलूं, एक ही बात है। इस केस में क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना था, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना, कीटोन। और ये मेथड कौन से पढ़ रहे हैं हम, फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो बोथ में आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड आ गया बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, डी हाइड्रोजिनेशन, रिमूव कर दो हाइड्रोजन, ये मतलब हुआ यहाँ पर।
When the vapors of a primary or secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation takes place and an aldehyde or ketone is formed. तो इस केस में भी दोनों ही मिलेंगे हमें, एल्डिहाइड और कीटोन हम दोनों ही बना सकते हैं इस मेथड से। इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों इंपॉर्टेंट मेथड है मैं इसके बाद बताऊंगा जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर लूँ। टर्शरी में बहुत यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है टर्शरी के केस में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, और ये कॉपर और एक चीज वेपर फेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो यहां पर ये चीज जो है ना ये वेपर फेज में है, वेपर्स। एंड ऑब्वियसली जब आपका टेम्परेचर 573 केल्विन करोगे ना, ये अल्कोहल अपने आप वेपराइज हो जाएगा उस टेम्परेचर पर। तो जब ये कॉपर के थ्रू पास किया जाता है, कॉपर सरफेस के थ्रू पास किया जाता है, तो एल्डिहाइड मिल जाता है हमें। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, आपका कीटोन बन जाएगा। यहां पर भी ये वेपर्स हैं। क्या कंडीशंस चेंज हुई? नहीं, कंडीशन सेम है। कॉपर 573 केल्विन, अल्कोहल हैज टू बी इन वेपर फॉर्म, बस ये याद रखना है। अब मैंने यहां पर टर्शरी अल्कोहल नहीं दिखाया क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के केस में ये रिएक्शन नहीं होती है। टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अबव मेंशन्ड कंडीशंस। टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। देखो ये जो ना डिहाइड्रोजिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है आपके ऑक्सीडेशन की? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है या तो ऑक्सीजन ऐड हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जाए, हाइड्रोजन जाए, ठीक है, H+ चला जाए। तो यहां पर यही है, हाइड्रोजन जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अबव मेंशन्ड कंडीशन। टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो इस केस में देखो ये सब नोट करते चलना। वो बच्चे टॉपर्स होते हैं, वो बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं जो ना कॉपी पेन लेके बैठते हैं और नोट करते चले जाते हैं वीडियो में से। क्योंकि अगर आप ये दोबारा से वीडियो देखोगे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो ये आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसे नोट्स बना लो कि आपको वीडियो दोबारा देखना ही ना पड़े। लेकिन दोबारा अगर आप वीडियो देखते हो तो फास्ट स्पीड पे देखो, 1.25 1.5 पे देखो, आराम से रिवीजन हो जाएगा। बस वहां स्पीड स्लो करो जहां पर आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइम सेविंग टेक्निक है ये। और एक चीज और याद रखना, जितना तेजी से पढ़ोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। आदत डालो। शुरू में तो आपको लगेगा कि आप बहुत तेजी से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो आप तेजी से पढ़ने की आदत डालो। तेजी से पढ़ोगे जल्दी याद होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन होगा और जो एल्कीन बनेगा ना, एल्कीन किस रूल के अकॉर्डिंग बनता है हमेशा, बताओ? एल्कीन सेट्जेफ रूल याद आ रहा है? अब देखो यहाँ डिटेल में तो सेट्जेफ रूल बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन याद रखना सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में तो सारे सिमेट्रिकल हैं। ये इस कार्बन से ये CH3 भी, ये CH3, ये CH3, तो कहीं से भी हाइड्रोजन चला जाए। तो देखो डिहाइड्रेशन जब होगा तो OH यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन जो जाएगा वो या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। पास वाले इस कार्बन से तो आपका एक ये OH चला गया, इस कार्बन से OH चला गया। अब इसके एडजेसेंट कार्बन से ये से हाइड्रोजन जाएगा किसी से भी, तो इसमें तो आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। 2-मिथाइल प्रोपीन ही बनेगा इस केस में। लेकिन अगर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो एज पर सेट्जेफ रूल बनेगा। और सेट्जेफ रूल क्या है? वो एल्कीन बनेगा जिसमें जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हो। तो जैसे इस केस में मैं देखूं तो इस केस में इस कार्बन पर डबल बॉन्ड का है, तो कितने कार्बन अटैच्ड हैं? 1 और 2, ये दोनों अटैच्ड है ना इस कार्बन से। और इस कार्बन पर कोई भी अटैच नहीं है, उधर लेफ्ट साइड में 2 हैं, राइट साइड में कोई भी नहीं है, तो टोटल कितने हैं? 2 ही हैं। तो इसी तरीके से आप काउंट करोगे जिसमें मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक और बन रहा होता जिसमें 3 आते मेरे पास, 2 एक साइड और 1 दूसरी साइड, तो 3 हो जाते टोटल, तो वो वाला प्रोडक्ट बनता एज पर सेट्जेफ रूल। अब आ जाओ नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में आपके 2 मेथड हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। 11th में ये अच्छे से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो होता क्या है, यहाँ पैटर्न याद रखो। आप लोगों को करना क्या ना, पैटर्न याद रखना होता है और सारी रिएक्शंस इस टाइप की हो जाएंगी। तो मान लो मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक एल्कीन है, CH3 CH2 CH3, ये एक एल्कीन है ना। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं और एक ओजोनाइड बन जाता है, हट टाइप का ना, हट होती है ना, जैसे हट टाइप का एक शेप बन जाता है। और उसके बाद जब हम उसका जिंक और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, या तो दोनों एल्डिहाइड होंगे या दोनों कीटोन होंगे, एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। अब किस केस में आप बड़ी जल्दी से पता लगा लोगे कि क्या बनेगा, वो भी बताऊंगा, पहले स्टेप्स बता दे रहा हूँ। तो पहले आप ओजोन से रिएक्शन कराओगे जब इसकी, तो ओजोन से रिएक्शन कराई तो डबल बॉन्ड हटा दो और ये तीनों ऑक्सीजन इस पे लगा दो। तो मैं कर क्या रहा हूँ, जब ओजोन से रिएक्शन, देखो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड हटा दो, मींस ओजोन से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड हटा दो और ये हट बना दो, हट बन गई, ठीक है। जब ये बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवाओगे जिंक और H2O से, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। यहां पर क्या होगा,
यहां पर ये 2 एरोज बनाओ ऐसे, इस ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है, वो जिंक के साथ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ के यहां से ऐसे एरो बना दो और आपको पता चल गया प्रोडक्ट क्या बन गया। आपको बिना कुछ करे भी मैं बताऊंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा बहुत आसानी से। लेकिन यहां पर अब देखो CH3 CH2 CHO, यही तो बना, CH3 CH2 CHO, ये बना CH3 CH2 CHO, बन गया एक एल्डिहाइड। यहां से देखो क्या बना, CH3 CHO, यही तो बना CH3 CHO। तो ये 2 प्रोडक्ट बन गए, प्रोपेनल डिहाइड इथेनल डिहाइड, मींस प्रोपेनल एंड इथेनल आयुपैक नेम में अगर हम बोलेंगे, ठीक है। प्रोपेन एल्डिहाइड जब आ जाएगा तो वो कॉमन नेम होगा और जब अल आ जाएगा तो वो आयुपैक नेम होगा। अब यहां पर थोड़ा सा डेविएशन समझो, ये दोनों एल्डिहाइड बने। अब मैं थोड़ा सा यहां चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं यहां पर मेरा जो एक्चुअल कंपाउंड था, यहां पर मेरा एक ब्रांच है, ये डबल बॉन्ड है देखो, लेकिन डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर यहां ब्रांचिंग है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा, सेकंड स्टेप बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करा, ओजोन से रिएक्शन कराई। जब ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने बताया क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटा के हट बना दो। फर्स्ट स्टेप देखो, याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं ना, याद रखना पड़ेगा। ओजोन लग जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड हट के, डबल बॉन्ड हटा, ओजोन लग गया पूरा यहां पर तीनों। उसके बाद तीनों ऑक्सीजन, उसके बाद क्या किया, जिंक और H2O से रिएक्शन कराई। तो मैंने बताया इस टाइप से बाइफर्केशन कर दो। तो इधर अब क्या बन रहा है, अब देखो, अब लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, यहां पर CH3 CH2 CO और इस साइड से CH3 CO। देखो समझो क्या कह रहा हूं मैं, तो ये क्या बन रहा है, CH3 CH2 CO CH3, लिखूंगा मैं इसको तो CH3 CH2, उसके बाद ये CO, उसके बाद ये वाला CH3, मींस क्या बन गया, कीटोन बना नहीं बना। तो अगर ब्रांचिंग है यहां पर, डबल बॉन्ड यहीं तो था, तो डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन पर ब्रांचिंग है तो वहां कीटोन बनेगा। अगर दोनों साइड ब्रांचिंग है तो दोनों कीटोन बनेंगे, एक साइड ब्रांचिंग है तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बनेगा। आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पर इस साइड पर कोई ब्रांच नहीं है, तो इस साइड कोई ब्रांच नहीं है, ये CH3 CHO बना, CH3 CHO बना, क्योंकि यहां कोई ब्रांच नहीं थी। अब मैं ओरिजिनल एल्कीन बना देता हूं, ठीक है। ओरिजिनल एल्कीन जो था हमारे पास, ओरिजिनल एल्कीन हमारे पास जो था वो ये था। और अब आपको बिना कुछ करे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना थोड़े ना करोगे, आप तो बस देखते ही बता दोगे क्या बनेगा। तो यहां देखते ही आप बता दोगे कि यहां पर ब्रांचिंग है, तो ये आप डबल बॉन्ड हटाओगे, डबल बॉन्ड हटाया और डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O लगा दिया, चाहे कीटोन है चाहे एल्डिहाइड है, आपको सीधे प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर आपने ये डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो ये क्या बना, कीटोन बना, ये क्या बना, एल्डिहाइड बना। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। अब तो मैं जो मैंने यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है वो दिखा दे रहा हूं, जिससे और आप क्लियर हो जाएगा। सो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो पहले ओजोनोलिसिस किया, फिर जिंक डस्ट वाटर के साथ में ऑब्वियसली गिव्स एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन। सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या मतलब है, मींस ब्रांचिंग है या नहीं है डबली बॉन्डेड कार्बन पे। तो आ जाओ यहां पर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, वही प्रोपीन लिया, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो देखो प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए क्या बनेंगे। कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पर, तो ये CH3 CHO बनेगा, ये CH2O बनेगा, मींस HCHO। कैसे बनेगा, देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, इसका ओजोनाइड बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, जिसको मैं हट बोल रहा हूं वो बेसिकली ओजोनाइड। अब जिससे भी बनेगा उसके नाम पे रख देते हैं, यहां प्रोपीन से बनाइए तो हम बोलेंगे प्रोपीन ओजोनाइड, नाम क्या हो गया, प्रोपीन ओजोनाइड। अब हमने क्या किया, इसको जिंक डस्ट से रिएक्शन कराया वाटर के साथ में, तो देखो मैंने कहा था ऐसे इसको डिवाइड कर दो। जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो यहां से क्या बनेगा, CH3 CHO, और यहां से क्या बनेगा, CH2O। CH2O क्या है, एक्चुअली में HCHO ही तो है। CH2O क्या है, एक H को इधर ले आओ तो HCHO बन रहा है। आप ऐसे देखोगे CH2O मीन्स CH2O, तो ये बेसिकली HCHO ही तो बना, ठीक है। तो जहां पर भी CH2O बने वहां इसका मतलब HCHO बनेगा। मोर ओवर अगर यहां पर हम और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे, हीट कर देंगे, तो उस केस में ये HCHO कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां तो हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो कीटोन बनाना है, तो हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ें। लेकिन जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ HCHO को कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और हीट करके। तो यहाँ पर देखो
इसको जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इथेनॉल और मीथेनॉल बन जाएगा। अब ये दूसरा देखो, यहाँ पर ये वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये CH3CH2 है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर ये एक ब्रांच है, इधर तो कोई ब्रांच है नहीं। अब मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड हटा दो और इस जगह डबल बॉन्ड O लगा दो यहाँ पर, तो ये CH3CO हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाना है तो क्या बनेगा, फिर से देखो यहाँ पर, पहले तो मैं हट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोसेस वाइज समझा रहा हूँ। पहले हट बनाई तो यहाँ पर जब हट बनाई तो ये डबल बॉन्ड हटेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर हट के ये हट बन गया, ओजोनाइड बन गया, ठीक है। अब इसको अगर पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होगा, देखो CBSE में तो नहीं पूछा जाएगा, इजी पूछा जाएगा, लेकिन अगर जेई या नीट की बात हो रही है, मेनली जेई की, तो उसमें हो सकता है इसका नाम लिखा हुआ हो या पूछा जाए इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके बेस पर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 मिथाइल प्रोपीन है तो यहाँ पर 3 मिथाइल प्रोपीन ओजोनाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब जब स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बचा, CH3CO, CH3CH3, ठीक है, CH3CO CH3 पर आए और इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2O बचा, तो आपका एक कीटोन बना इस केस में और एक एल्डिहाइड ही बना, HCHO, ठीक है। पैटर्न समझ जाओ बस, जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल जो बताया था उस तरीके से, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको एक बार फिर से देख लेना अगर ना समझ में आया हो। बहुत इजी वे है, बस पैटर्न समझ में आ गया, हो गया। अब आया बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, सिंपल सी रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एसिटल्डिहाइड। ये ध्यान रखना है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में जब कॉपर और 573 केल्विन पर रिएक्शन हो रही थी तो आपका क्या बन रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी से। लेकिन टर्शरी से आपका क्या हो रहा था, टर्शरी से आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रही थी, उससे एल्कीन बन रहा था एज पर सेट्जेफ रूल। तो ये चीजें याद रखना है। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde. All other alkynes give ketones in this reaction. All other alkynes give ketone in this reaction. ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, इथाइन है। तो इथाइन के केस में, अच्छा ये चीज और याद रखना, देखो H2SO4 को कुछ केसेस में H+ भी लिखा मिलेगा और HgSO4 को Hg2+ भी लिखा मिलेगा। मींस इन चारों का कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा, या तो H2SO4 HgSO4 लिखा होगा, H2SO4 Hg2+ लिखा होगा, H+ HgSO4 लिखा होगा या H+ Hg2+ लिखा होगा, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ Hg2+ H+ का मतलब यही है। 333 केल्विन याद रखना है, टेम्परेचर में बोल रहा हूँ ना बार बार, टेम्परेचर याद रखना है। कई बार तो आपका ये क्वेश्चन आने लगा है अब कि राइट द करेक्ट कंडीशंस, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया व्हाट आर द करेक्ट कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको अगर पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कॉपर वाले में कि जो आपका अल्कोहल है वो वेपर फेज में होना चाहिए, तो कंडीशंस लिखी हुई है कि एक वेपर फेज में है, टेम्परेचर 573 केल्विन है, ठीक है, कॉपर यूज हो रहा है या कुछ और यूज हो रहा है, क्या बन रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर याद रखना 333 केल्विन, 333 केल्विन किस केस में, Hg2+ और H+ के केस में। जब आपका इथाइन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम 333 केल्विन टेम्परेचर यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो यहाँ पर देखो ये जो हुआ आपका COH और H बनता है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ईन है और ये आपका OH ऑल है, तो ये कहलाते हैं आपके इनॉल्स, इनॉल। फिर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है बेसिकली, यहां पर समझो, रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन जो होता है वो मूव होता है, तो हाइड्रोजन यहां पर मूव होता है और ये बॉन्ड जो है यहां मूव होता है। जब ये CH3 हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी 5 तो थोड़े ना हो सकती, तो ये बॉन्ड यहां मूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहां मूव हो रहा है, CH2 पर, और ये बॉन्ड कहां मूव हो रहा है, यहां पर। तो ये आपका उस केस में इथेनॉल है। देखो ये कीटोन नहीं है, डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, लेकिन इधर तो H है ना, तो ये CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, CH3CHO क्या होगा, इथेनॉल बना, इथेनॉल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये उसी को मैंने 1 स्टेप में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार ये सिंगल स्टेप प्रोसेस लिखी हुई होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीच में यहाँ पर आइसोमराइजेशन होता है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इनॉल से पहले इनॉल बनता है, उसके बाद इथेनॉल बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो बेसिकली आइसोमराइजेशन क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट है, ये कहलाता है हाइड्राइड शिफ्ट। ये सिंगल स्टेप में लिख दिए सेम चीज। अब बाकी अल्काइंस जो होंगे वो कीटोन्स देंगे, तो अदर अल्काइंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, अल्काइंस जो है बेसिकली वो कीटोन्स देंगे, एक्सेप्ट कौन सा वाला, सबसे पहला वाला जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर इथाइन। तो सबसे पहला वाला जो आपका सिंपलेस्ट एल्काइन हो सकता है वो क्या हो सकता है, सिंपलेस्ट एल्काइन बस यही तो हो सकता है कि 2 कार्बन है बस और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपलेस्ट आपका जो एल्काइन है, जो आपका एसिटाइलिन बोलो या इथाइन बोलो,
एक ही चीज़ है, वो आपका एल्डिहाइड देगा। अब एल्काइंस जो बाकी हैं वो कीटोन देंगे। उनकी रिएक्शन देख लो क्या है, उनकी रिएक्शन है सिमिलर ही, लेकिन है क्या, यहां पर पहले हमारा क्या था, ये इस जगह कुछ था या इस जगह कुछ था, इसको देखो ऐसे, यहां पर इस जगह कुछ था क्या पहले, इस जगह कुछ था क्या पहले, नहीं था, ये नहीं था, ये हाइड्रोजन था ना, ये था ही नहीं यहां पर। तो अब क्योंकि एक ये कार्बन एक्स्ट्रा आ गया जब आपका, तो ये एक्स्ट्रा कार्बन आपका इसको कीटोन बना देता है। तो यहां पर अब ये हाइड्रोजन नहीं रहता है, अब ये अल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो जब अल्काइल ग्रुप आ गया तो कीटोन बन गया। पिछले केस में क्या था, यहां पर हाइड्रोजन था क्योंकि कार्बन तो 2 ही थे, जब 2 कार्बन है तो यहां पर हाइड्रोजन है। अब यहां पर 3 कार्बन है तो यहां पर मिथाइल ग्रुप हो गया, या जो भी ग्रुप है आपका इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, सारे ग्रुप, लेकिन इसमें आपका कीटोन बन गया। और जो आपका सिंपलेस्ट कीटोन है वो इस केस में बन रहा है प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन होता है, आयुपैक नेम इसका प्रोपेनोन है। तो इसी को मैंने यहां पर इसी को सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, विदाउट मेकिंग द इनॉल। इनॉल नाम क्यों दे रहा हूं, इन और ऑल यहां पर लग जा रहा है। नेक्स्ट पर आ जाओ, देखो यहां पर, तो ये आपका क्या हो गया, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने का तरीका हो गया। देखो एक बार वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉज करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि यहां पर आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और वीडियो के बाद भी रिकॉल करना। अगर इतना मेरा कहना मान लोगे तो इसके बाद दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहना मान लो मेरा अभी। तो यहां पर देखो, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स मैंने पढ़ाया था, रिकॉल करने की कोशिश करो क्या था, किससे ऑक्सीडेशन था। मैंने कहा था कि ऑक्सीडाइज होकर ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, एसिड भी बन सकता है, COH। फिर मैंने कहा था नहीं, रोकना है तो एनहाइड्रस यूज करेंगे, CrO3। ठीक है, प्राइमरी आपको एल्कोहल देगा और सेकेंडरी आपको कीटोन देगा, CrO3। ध्यान आ रहा है। चलो नेक्स्ट है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स में मैंने क्या बताया था, कॉपर 573 केल्विन। ओके, अच्छा ये 553 केल्विन लिखो, चाहे 573 केल्विन लिखो, दोनों ही सही है। एनसीईआरटी में 553 केल्विन दे रखा है तो आप वही लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, पहले आपका प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, टर्शरी से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, टर्शरी में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, एल्कीन बनता है। कंडीशन ध्यान रखना कि अल्कोहल हैज टू बी इन वेपर फेज। फिर आ जाओ यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन से, एल्कीन वाले केस में ओजोनोलिसिस बताई थी, तो ओजोनोलिसिस में पहले ओजोन से रिएक्शन कराई, ओजोनाइड बना, ओजोनाइड को हमने ऐसे करके बाइफरकेट कर दिया जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों, एल्डिहाइड कीटोन या दोनों कीटोन या दोनों एल्डिहाइड मिल जाएंगे उस केस में। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बेसिकली HOH अटैच हो रहा है। अगर आप रिएक्शन वीडियो रिवर्स करके देखोगे तो HOH अटैच होता है, तो पहले इनॉल बनता है। कौन बनाता है, H2SO4 HgSO4। लेकिन अगर सिर्फ हमने सिंपलेस्ट एल्काइन लिया है यहाँ पर, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सा, एसिटाइलिन, इथाइन, तो एल्डिहाइड बनेगा। और कोई सा भी हम अगर लेंगे एल्काइन तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। देखो रिकॉल हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही आपको रिकॉल करना है, बस जल्दी जल्दी रिकॉल करना है। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे ना, डबल स्पीड पे भी देखोगे, सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा बहुत जल्दी से। अब आ जाओ इस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेम्ड रिएक्शंस भी आती हैं, कन्वर्जन्स में यूज होगा ये वाला आपका, ठीक है, बार बार यूज होगा कन्वर्जन्स में। अब इसको एक बार देख लो, इसमें है कौन कौन से, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप जो होता है ना, CH3CO ग्रुप फॉर एग्जाम्पल। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मीन्स CN। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहलाता है साइनाइड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहलाता है, नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स यूजिंग डाइवेल H। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फिर इसमें आपका और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सारे के सारे नेम रिएक्शंस भी हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं अब। तो फर्स्ट क्या है आपका, और ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स ओनली है, ठीक है, ये वाले मेथड्स एल्डिहाइड्स ओनली। तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं और ऊपर से ये कन्वर्जन्स में भी यूज होंगे। तो पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल ग्रुप ये होता है RCO, ये एसाइल ग्रुप है। तो अगर मान लो यहाँ Cl लगा है तो एसाइल क्लोराइड हो गया। यहां पर CH3 अगर ये CH3COCl, तो CH3CO वाला ये ग्रुप जो है ये एसिटाइल कहलाता है, तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एसाइल जेनरिक टर्म है, ये एक CH3 लगा हुआ है, R की जगह CH3 है, तो हम उसे एसिटाइल बोल देते हैं बस। तो इस केस में देखो एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड फॉर एग्जांपल, इनको हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम, और ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी होगी, ऑन बेरियम सल्फेट। ये हाँ मैंने एरोमेटिक ग्रुप ले लिया यहाँ पर, तो है तो ये सिमिलर ही। देखो मैंने बताया एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO, तो R की जगह मैंने एरोमेटिक ले लिया यहाँ पर, तो ये आप एरोमेटिक CO लिख दोगे तो भी ये आपका एसाइल ग्रुप ही। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई,
इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन BaSO4। BaSO4 बेसिकली सरफेस प्रोवाइड करता है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको रिएक्शन को डिग्रेड करता है मीन्स इसकी रिएक्शन को रेट को कम करता है, ठीक है, वरना क्या होगा ये CHO जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए। तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना कंडीशंस, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 नोट करते चलना जरूर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन कहलाता है, नेम्ड ऐसे ही पूछा जाता है, एक्सप्लेन रोजनमुंड रिडक्शन। तो आप क्या लिखोगे, बस ये लिखोगे, आंसर है पूरा का पूरा ये आपका नेम्ड रिएक्शन का रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइज, ये स्टीफेंस रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? स्टीफेंस रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइज। नाइट्राइज क्या होते हैं? CN। बहुत आसान है यहाँ पर। Nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gave corresponding aldehyde। तो ऐसा पढ़ के लग रहा होगा पता नहीं क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। नाइट्राइल है, SnCl2 बेसिकली कहलाता है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड देखो आपका जो ये SN है 10 है, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल होता है, SN2+ एंड SN4+। जब 2+ में होता है तो ये स्टेनस कहलाता है यहाँ पर, तो स्टेनस क्लोराइड इसलिए लिखा है Cl के साथ। तो ये क्या बना आपका, ये कंडीशन जो होता है, सॉरी ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका, ये आइमीन कहलाता है। आइमीन, इट इज आइमीन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आइमीन कहलाता है। ध्यान रखो आइमीन ग्रुप है इस टाइप का, अल्काइल ग्रुप इधर रखा है CHNH, तो अल्काइल ग्रुप के साथ CHNH आइमीन कहलाते हैं। वो फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या देंगे, RCHO विच इज एल्डिहाइड। कितना आसान है। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, कुछ नहीं, आपने लिया क्या यहाँ पर, नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल से ही तो पढ़ रहे हो। कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी याद रखना है, स्टीफेंस रिडक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने नाइट्राइल ग्रुप लिया। नाइट्राइल ग्रुप की हमने रिएक्शन करवा दी यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। SnCl2 है, SnCl4 नहीं है, याद रखना, उस केस में नहीं होगी ये रिएक्शन। तो नाइट्राइल की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ में आइमीन बना। आइमीन क्या होता है, RCHNH, और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस कराई तो एल्डिहाइड बना। अभी याद करो, अभी के अभी, ठीक है, बात में नहीं टालना है, अभी के अभी याद करो, रिकॉल करो, आंख बंद करो, पॉज करो वीडियो, चाहे आंख बंद करो, रिकॉल करो, अभी के अभी। लिख तो रही हो तुम, है ना, अच्छे बच्चे हो। अब है नेक्स्ट वन, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स यूजिंग डाइबेल H। डाइबेल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डी डाई, आई से आइसो, बी से ब्यूटाइल, Al से एल्यूमिनियम, H से हाइड्राइड। नॉर्मली ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा डाइबेल H, ये लॉन्ग फॉर्म इतना लंबा कौन लिखेगा, मैं भी नहीं लिखना चाहता। तो इस केस में क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स मींस CN, अगेन नाइट्राइल तो CN ही हुआ, लेकिन अब हम यूज क्या करेंगे, डाइबेल H करेंगे। डाइबेल H को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे डाइबेल H लिख दो, या इसका फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म लिख दो, जो अभी दिखा रहा हूं मैं थोड़ी सी देर में। तो नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाई डाइबेल H, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टू आइमीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड्स। तो क्या प्रोसेस चेंज हुई पिछले वाले से? प्रोसेस तो चेंज ही नहीं हुई। हमने पिछले वाले केस में स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ यूज किया था फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस था। यहाँ भी सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम स्टेनस क्लोराइड और HCl की जगह क्या यूज कर रहे हैं, डाइबेल H यूज कर रहे हैं। तो समझ में आ गया, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, स्टीफन रिएक्शन से इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो देखो RCN, अच्छा जब भी ये 1 और 2 लिखा हो, इसका मतलब ये पहले रिएक्शन हो रही है, उसके बाद ये सेकंड रिएक्शन है। तो 1 और 2 का मतलब चाहे 1 2 ऐसे लिखा हो, चाहे 1 2 ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब यही होता है कि ये दोनों रिएक्शन एक साथ नहीं हो रही हैं, वन आफ्टर द अदर है। तो ये दूसरा तरीका लिखने का डाइबेल H, यह है डाइबेल H ही, आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस है ये, 2 डाइबेल H, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर वही आपका रिएक्टेंट है, वही आपका प्रोडक्ट है, बस कंडीशंस चेंज हो गई हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ये आपका नाइट्राइल है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद बताऊंगा। यहाँ पर आपका ये नाइट्राइल ग्रुप है, आपने डाइबेल यूज किया, यहाँ पर भी देखो डाइबेल है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका अगेन एल्डिहाइड बना, बीच में आपका आइमीन बना होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो आइमीन बना होगा, वो हमने लिखा नहीं है, हमने सीधे 1 2 करके लिख दिया। तो आइमीन जब बना होगा उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराई होगी, तब ये आपका बना होगा। अब मैं फिर से एक बार पीछे जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये पैटर्न सेम रहेगा, जो आइमीन बनेगा वो CN के बीच में ही बनेगा। जैसे ये CN है, उसके बीच में CHNH हो गया, तो यहाँ भी आपका जो आइमीन जब बीच में बनेगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा। जब CN है तो इसके बाद CHNH हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये RCH हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो रिएजेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्जैक्टली सेम है, बस फर्स्ट कंडीशन चेंज हो रही है और कुछ नहीं। अब जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इस केस में जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये डबल बॉन्ड है, ये इंटैक्ट रहता है। तो अगर आपको ऐसे
नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है CHO में जहां पर डबल बॉन्ड इंपैक्ट ना हो, क्योंकि हम बाद में बात करेंगे डबल बॉन्ड, जब अगर हमें डबल बॉन्ड को भी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। इस केस में हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं हम। हमें डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करना है, डबल बॉन्ड जहां का जहां है वैसे का वैसा ही रहना है। तो डाइबल H जो यूज होता है इसमें हमारा डबल बॉन्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक मिनट, ठीक है। एस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स विद डाइबल H। तो अगर हम एस्टर्स लेंगे तो एस्टर्स के साथ भी हमारा कंडीशन सेम रहती है। पहले डाइबल H, देखो सेम चीज है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं डाइबल H ऐसे लिखूं, एक ही चीज है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, कहीं दो अलग अलग समझो। उसके बाद H2O, यहां पर भी हमारा एल्डिहाइड बना। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला इधर का ये एरिया, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो छोटा वाला ग्रुप है ना, जो O के साथ लगा है ऑक्सी टाइप से, वो नॉर्मली कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप यहां पर ऐसे नॉर्मली नहीं देखोगे ये वाले कंपाउंड के इधर छोटा हो और ये ऑक्सीजन के साथ जो मींस एल्कोक्सी ग्रुप जो ये लगा हुआ हो, ये बहुत बड़ा एल्कोक्सी ग्रुप हो, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, एल्कोक्सी ग्रुप ही हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये मैं बता रहा हूं कि नॉर्मली होगा नहीं ऐसा कि ये बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमेशा जो ऑक्सीजन के साथ लगा एल्कोक्सी ग्रुप है वही हाइड्रोजन में चेंज होगा, एल्डिहाइड बना देगा। रिएक्शन नोट करते चलो, ये सारी की सारी रिकॉल तो करना ही है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब आया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। जो अभी 3 मेथड हुए हैं उनमें से रिकॉल कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी जो ओनली एल्डिहाइड के 3 मेथड मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है। और अगर 3 मेथड अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब एक बार जल्दी से वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा, अभी नहीं देखना, एक बार फिनिश करो और उसके बाद रिपीट करो, फास्ट करो। देखो कभी भी कोई भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देके उसे समझने की कोशिश मत करना, दैट इज़ नॉट द नेचुरल वे। मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि जब बेबी सीखना शुरू करता है, क्या वो हर चीज़ पहले क्लियर, एक टॉपिक क्लियरली सीखता है उसके बाद सेकंड पे जाता है? नहीं, वो पहले सारा का सारा देखता रहता है, अच्छा ठीक है ऐसा है, उसके बाद उसे कुछ और समझ में आता है, उसके बाद उसे कुछ और समझ में आता है। तो आपको भी यही करना है, वीडियो एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो। अगर मैं भी ये पहली बार देखूंगा तो मुझे भी 70% ही याद रहेगा, ठीक है। मैं भी कोई 100% याद नहीं रख सकता, तो आप भी नहीं याद रख सकते आप जब पहली बार कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, मीन्स 1.25 या 1.5 स्पीड पे देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। इसका मतलब अगर ये तीनों मेथड रिकॉल नहीं हो रहे हैं जो अब तक मैंने इसके पढ़ाए, ओनली एल्डिहाइड वाले। तो फोर्थ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्या होता है? टोलुइन होता है। मिथाइल बेंजीन यही तो होता है, टोलुइन, है ना। तो इसकी रिएक्शन है बेसिकली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। वी नो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली मिथाइल बेंजीन, और ये हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ मैंने यहाँ पर वो चीज़ हम तब पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कि बेंजीन पर जो भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, चाहे वो मिथाइल ग्रुप हो, चाहे वो इथाइल ग्रुप हो, चाहे प्रोपाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो सिर्फ COOH में कन्वर्ट होता है, मीन्स बस एक ही कार्बन रह जाता है, COOH में कन्वर्ट होता है, तो बेंजोइक एसिड बनता है उस केस में। तो नॉर्मली मिथाइल ग्रुप ऑफ टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड डायरेक्टली टू COOH, तो डायरेक्टली ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट स्टॉपिंग एट CHO। लेकिन हमें तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम मिथाइल बेंजीन की बात कर रहे हैं तो मिथाइल ग्रुप को CHO में कन्वर्ट होना चाहिए, COOH में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ रुक जाना चाहिए, यहाँ से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था ना, देखो जो आपका CHO ग्रुप है वो फर्दर COH में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अल्कोहल जब मैंने बताया तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन पे, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाता है। तो हमें यहाँ पर रोकना है, इस जगह पर रोक देना है, आगे नहीं जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सो टू हॉल्ट द ऑक्सीडेशन एट CHO वी यूज सूटेबल रिएजेंट। अब ये 2 सूटेबल रिएजेंट यूज होंगे, कितने यूज होंगे? 2 सूटेबल रिएजेंट होंगे, और इसमें से एक जो है वो अच्छी खासी नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, वो यूज करेंगे। तो हम एक सूटेबल रिएजेंट यूज करेंगे जो क्या करेगा, इसको COOH तक नहीं यूज जाने देगा, CHO पे ही रोक देगा। उस रिएजेंट की ये प्रॉपर्टी है। सो यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, तो ये आपका सूटेबल रिएजेंट क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड है, CrO2Cl2, और नाम क्या है इस रिएक्शन का? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है। तो देखो मैंने रोजनमुंड रिएक्शन की बात करी है, मैंने स्टीफन रिएक्शन की बात करी है, मैंने इटार्ड रिएक्शन की बात करी है, ठीक है। अभी एक और की बात करूंगा, गेटरमैन की भी बात करूंगा, तो ये रिकॉल होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला रोजनमुंड रिडक्शन, तो आपको रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने कहा स्टीफन रिएक्शन रिकॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है? होना चाहिए, ठीक है। मीन्स सेकंड टाइम इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर पहली बार देख के आपने छोड़ दिया
तो वेस्टेज ऑफ टाइम है एक तरीके से, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए तो रिकॉल करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड वे में, चाहे 1.5 स्पीड पे देखो, देखना जरूर। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, मुझे एक इंटरमीडिएट मिला, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो यहां पर यही तो लिखा है मैंने, ये क्या करता है, सुटेबल एजेंट दैट कन्वर्ट्स द मिथाइल ग्रुप टू एन इंटरमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज फर्दर। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये CHO में तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन ये COOH में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो पहले हम इस इंटरमीडिएट को बनाते हैं और उसके बाद हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपको ये H3O+ लिखा हुआ मिले ना, तो ये हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस का केस होता है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया यहाँ पर। नोट करो इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या नाम है इस रिएक्शन का, इटार्ड। तो जब भी इटार्ड आए क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड आए इटार्ड रिएक्शन, तो लिंक करके याद रखो, क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड। तो जैसे ही क्रोमाइल क्लोराइड क्लिक करेगा ना, आपको ये रिएक्शन याद आ जाएगी कि अच्छा हाँ एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट COOH तक ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बस CHO तक ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर। इटार्ड रिएक्शन हो गई। दूसरा है क्रोमिक ऑक्साइड, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ध्यान है, एनहाइड्रस वाला, एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड। तो इस केस में क्या है, मिथाइल के केस में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिथाइल बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो मिथाइल ग्रुप के केस में, इस केस में ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ये भी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रखना है, 273 से 283 केल्विन तक की टेम्परेचर रखना है। तो आपका जो ये CrO3 यूज होगा। और ये क्या चीज है बताओ मुझे, ये क्या है, ये इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, है ना। ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। देखो RCO होल ट्वाइस O जो होता है ना, वो एसिड एनहाइड्राइड होता है। RCO होल ट्वाइस O, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये भी एक इंटरमीडिएट बनाता है, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर थोड़ा सा हीट करने की जरूरत भी पड़ती है, आपको बेंजोइक एसिड ही, बेंजल्डिहाइड ही देगा। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बस कंडीशंस डिफरेंट हैं, रिएजेंट्स डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये वाला। अब ये इंटरमीडिएट जो है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं वैसे, बस इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यही है कि ये इंटरमीडिएट बेसिकली इनेबल करता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, फर्दर ऑक्सीडेशन को हॉल्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखो, थोड़ा सा याद भी रखो, और ये भी आप थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। ये भी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये हीट भूल भी जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। जाने कितनी गाइड्स में यहाँ हीट दे रखा है, कुछ में यहाँ हीट दे रखा है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बहुत नहीं है, लेकिन हाँ NCERT में जो दे रखा है वो मैंने यहाँ फॉलो किया। नेक्स्ट है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। स्क्रीनशॉट जरूर लगा लेना जो मैंने शुरू में दिया था आपको, सारी प्रोसेसेस का, ठीक है, जितनी प्रोसेसेस आपकी प्रोडक्शन की, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड ओनली जो हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे कीटोन ओनली। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अब साइड चेन क्लोरीनेशन होगा क्या, अरे ये साइड चेन है यहाँ पर CH3 है, तो ये भी मिथाइल बेंजीन ही है ना, तो मिथाइल बेंजीन में यहाँ पर साइड चेन क्लोरीनेशन करा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, नॉर्मली आप जब मोनोक्लोरीनेशन, मोनोहेलोजिनेशन करते हो, अगर आपको याद है, अगर आपने पढ़ा है, तो मोनोहेलोजिनेशन होता है आपका क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे और उसके साथ HNu लिखोगे या UV रेज लिखोगे, मोनोक्लोरीनेशन होता है नॉर्मली उस केस में। लेकिन इस केस में आपका जब हम टॉलुइन की बात करते हैं और क्लोरीन और HNu लिखते हैं, तो ये मोनोक्लोरीनेशन कम होता है, डाइक्लोरीनेशन ज्यादा होता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो डाइक्लोरो कंपाउंड बनता है, मींस यहाँ पर ये जेमिनल डाइक्लोरो ही तो हो गया ये आपका। तो जेमिनल का मतलब क्या होता है, जेमिनल का मतलब होता है जब दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे हैं, तो जेमिनल होता है आपका जब दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, तो ये जेमिनल कंपाउंड हो गया। और अगर मान लो मैंने ये किया यहाँ पर, ये एडजेसेंट कार्बन पर हो गया, तो ये विसिनल हो गया। तो क्या जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, ये जेमिनल डाइहैलाइड बनता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मेजर कंपाउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको बेंजल्डिहाइड मिला। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स चेंज हुए, इसमें भी नहीं चेंज हुए। तो जो हम पिछले दो रिएक्शंस पढ़ी हमने, क्रोमाइल क्लोराइड वाली, क्रोमिक ऑक्साइड वाली, और अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये तीनों में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, टॉलुइन और बेंजल्डिहाइड ही बन रहे हैं, और दोनों ही, तीनों ही 2 स्टेप प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो पिछले जो दो पढ़े उसमें भी फिर से देख लो यहाँ पर,
पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बना, हाइड्रोलिसिस हुई एल्डिहाइड, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बना, हाइड्रोलिसिस हुई एल्डिहाइड। और इस केस में भी आपका पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट बना, लेकिन ये इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्टेबल है, जो पिछले दो इंटरमीडिएट हैं वो थोड़े से अनस्टेबल ज़्यादा है, ये थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए यहाँ पर H2O के साथ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा, तब हमें जाके ये बेंजल्डिहाइड मिला। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज 2 स्टेप प्रोसेसेस हैं सारी की सारी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये कमर्शियल मेथड है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कमर्शियल मेथड एल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन का बताओ, तो आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बाय गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। तो ये बेंजीन के लिए भी है, उसके डेरिवेटिव्स के लिए भी है। डेरिवेटिव्स मींस बेंजीन पर कुछ लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी दिखाई दे यहाँ पर बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ, तो ध्यान रखना गेटरमैन कॉच रिएक्शन हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब अगर ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाता है ना, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कई बार ध्यान रखना ये आपका जो है ये लुईस एसिड है, और ये कई बार यूज होगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यूज होगा। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्यूप्रस क्लोराइड, तो या तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, डिपेंडिंग ऑन कि हमने बेंजीन लिया है या बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है। तो यहां पर हम ये जो जिसकी बात कर रहे हैं यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड है, ठीक है, CuCl। अब नॉर्मली ये CuCl नहीं लिखा जाता है, ये Cu2Cl2 लिखा जाता है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu2Cl2। हालांकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ +1 है, क्लोरीन की -1 है, लेकिन एग्जिस्ट ये Cu2Cl2 फॉर्म में करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बात बताई, एनहाइड्रस AlCl3 80-90% केसेस में जहां दिखाई देगा वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यूज हो रहा है तो ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए एल्डिहाइड्स ओनली। बस 3 बचे, जल्दी से कर लेंगे। ओनली कीटोन वाले 3, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखो यहां पर भी तो था आपका बेसिकली जो गेटरमैन कॉच रिएक्शन थी, गेटरमैन कॉच रिएक्शन के केस में भी क्या है? बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही तो यूज हो रही थी। नहीं ध्यान आ रहा? दिखाओ पीछे, ये देखो यहाँ पर गेटरमैन कॉच रिएक्शन में बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात हो रही है यहाँ पर, और कीटोन के केस में भी यहाँ पर वही है। और अगर ध्यान आ रहा हो तो हम फ्रॉम एसाइल क्लोराइड हमने यहाँ बात करी थी, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एल्डिहाइड ओनली के केस में यहाँ भी हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स बात करी थी, हम यहाँ फ्रॉम नाइट्राइल्स बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 हैं ये तो एग्जैक्टली वही सेम हेडिंग्स हैं, और ये यहाँ पर गेटरमैन कॉच लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बस आ जाओ कर लेते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। अब ये ध्यान रखना है, देखो थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें ये 2 स्टेप में प्रोसेस होती है, 2 स्टेप में प्रोसेस होती है। So treatment of acyl chloride with dialkyl cadmium prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketones। तो यहाँ क्या होता है, पहले हम ये आपका डाइएल्काइल कैडमियम बनाते हैं। तो डाइएल्काइल कैडमियम यूज हो रहा है। देखो रिएक्शन तो सिर्फ ये वाली है इसमें, ये ध्यान रखना, रिएक्शन सिर्फ ये वाली है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? कीटोन बना रहे हैं। एल्डिहाइड थोड़े ना बन रहा है, कीटोन बन रहा है, तो इसमें एल्डिहाइड बनेगा भी नहीं, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डाइएल्काइल कैडमियम है, इसको ये अनस्टेबल है, तो हमको उसी टाइम बनाना पड़ता है। तो हम पहले क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराई हमने? CdCl2 से, ठीक है। तो जब हम इसको CdCl2 को हम क्या बोलते हैं? कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो हम डाइएल्काइल कैडमियम बना लेते हैं। ये डाइएल्काइल कैडमियम जब रिएक्शन करता है हमारा इससे एसाइल ग्रुप से, ठीक है, एसाइल हैलाइड, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये एसाइल ग्रुप है, ये हैलोजन लगा है तो एसाइल हैलाइड हो गया, R2CD से रिएक्शन कराया तो आपका कीटोन बन गया। अब सिंपल सा तरीका जो है याद रखने का तरीका ये है आपका कि यहां पर ये एसाइल ग्रुप है, ये वाला, ये एसाइल ग्रुप सेम रहेगा, ये हटेगा नहीं यहां से एक R आएगा। क्योंकि कई बार बच्चे क्या गलती कर चुके हैं इस रिएक्शन में कि R2CD उन्हें यहां पर दिखाई पड़ता है तो ये दोनों जगह R सेम लगा देते हैं। नहीं, ये R सेम रहेगा, मींस ये वाला आपका चेंज नहीं होगा, एसाइल ग्रुप सेम रहेगा, बस यहां से एक R आ जाएगा। तो समझ लो क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है
एल्काइल ग्रुप, और कुछ नहीं करना है। और करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 R हैं और यहाँ पर ये 2 हैं, तो यहाँ पर 2 R ही की तो जरूरत पड़ेगी। ये दोनों R जो है यहाँ पर आएंगे, लगेंगे, मीन्स एक मॉलिक्यूल में, दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में, तो दोनों R यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये आपका बनेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम नाइट्राइल्स वाली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अ कीटोन। रिएक्शन लिख लो जल्दी से। नाइट्राइल ग्रुप है CN, ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमने रिएक्शन कराई यहाँ पर, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका क्या है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, ठीक है, इससे रिएक्शन कराई तो हमारा पहले एक इंटरमीडिएट मिला, हाइड्रोलिसिस पर हमें यहाँ पर कीटोन मिल गया। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो ये MgBr और C6H5 है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर बेसिकली MgBr जो है ये आपका एक आयनिक कंपाउंड अलग हो जाता है और C6H5 के बीच में एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। तो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको समझ में आए। C6H5 ये Mg+Br- के साथ रहता है, ठीक है, इसको ऐसे समझो। तो ये आयनिक पार्ट है, ये कोवेलेंट पार्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ तो पोलैरिटी होगी। अब जब पोलैरिटी होगी और ये मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन अगर हम पाउलिंग स्केल पे बात करें तो कार्बन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस चीज को, ये कैसे अटैच हो रहा है यहाँ पर, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर CN पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और यही पैटर्न बनेगा हमेशा। अगर ये समझ लिया तो जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से समझ में आ गई, मैं कह रहा हूं जितनी भी, तो इसका मतलब समझ लो इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा। इतनी बात समझना जरूरी है, चाहे वीडियो को पॉज करके समझो, इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, इस कार्बन से क्या अटैच हो रहा है, C6H5 अटैच हो गया और CN के बाद इस नाइट्रोजन से क्या अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन से ऑब्वियसली यहां पर अब एक बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि वो बॉन्ड MgBr के साथ बन गया। नाइट्रोजन का पहले कार्बन के साथ 3 बॉन्ड थे, अब भी 3 बॉन्ड है लेकिन एक बॉन्ड MgBr के साथ बन गया। तो इतना पैटर्न अगर समझ लिया तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हो गई सारी की सारी। और हाइड्रोलिसिस पर हमेशा क्या होगा आपका, हाइड्रोलिसिस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो भी डबल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड यहां पर चेंज होगा। अब इस केस में अगर NMgBr है तो O लगेगा, लेकिन कुछ केस में क्या होता है आपका, जब यहां पर OMgBr होता है, तो उस केस में वो OH में कन्वर्ट होता है। ये बस बता रहा हूं क्योंकि फिर सारी ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली रिएक्शंस हो गई अगर आपने इतना समझ लिया। यहां पर इस केस में NMgBr O में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा NMgBr, लेकिन अगर ये OMgBr होता है, यहां पर कई बार OMgBr होगा, ठीक है, तो उस केस में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑब्वियसली उस केस में वहां C सिंगल बॉन्ड OMgBr होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड इधर दूसरा MgBr के साथ, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होगी, सिमिलर रिएक्शन होगी, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ ईथर होगा, वहाँ भी यहाँ H3O+ ही होगा। हर टाइप की रिएक्शन में यही 2 स्टेप प्रोसेसेस होंगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में एल्काइल पार्ट या एराइल पार्ट नेगेटिव होता है, Mg वाला पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होगा, यहाँ नाइट्रोजन के कंपैरिजन में तो कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा, दोनों एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। अगर डबल बॉन्ड NMgBr आएगा तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, अगर सिंगल बॉन्ड OMgBr आएगा तो वो OH में कन्वर्ट होगा। रट्टा मार के चलो, ये सब चीजें रट्टा मार लेना, मार्क्स आ जाएंगे। अब आ गया आपका लास्ट वाला, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब समझ में आ रहा है, देखो हेडिंग सेम है लेकिन फिर भी क्यों इनको मैंने अलग रखा है, इनको अलग इसलिए रखा है क्योंकि प्रोसेस तो अलग हो गई, हेडिंग सेम थे लेकिन प्रोसेस दोनों की अलग हो गई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार बस जल्दी से बता रहा हूँ। यहाँ पर फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ये हमने एल्डिहाइड में भी किया था, लेकिन यहाँ पर पूरी प्रोसेस ही डिफरेंट है इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। फ्रॉम नाइट्राइल्स हमने एल्डिहाइड्स में भी किया था, लेकिन यहाँ पूरी प्रोसेस ही डिफरेंट है, वहां हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं यूज किया था, यहाँ हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, लास्ट वाला है। व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसाइल हैलाइड। ये जो RCO ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये आपका एसाइल ग्रुप होता है, एसाइल।
तो एसाइल क्लोराइड है, उसी को हम एसिड एनहाइड्राइड सॉरी एसिड क्लोराइड बोलते हैं। एसिड क्लोराइड बोलो, एसाइल हैलाइड बोलो, एसाइल क्लोराइड बोलो, ये सब सिमिलर टर्म्स हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट अफोर्ड्स द करस्पॉन्डिंग कीटोन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, बेंजीन है, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकता है, मींस यहां पर कुछ लगा हुआ है, तो यहां पर एराइल या एल्काइल आपने ग्रुप लिया, ये एसाइल ग्रुप है। देखो एक चीज याद रखो, अगर ये RCO है ना, RCO, तो ये एसाइल ग्रुप होगा। अगर ARCO है तो ये बेंजोइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, बेंजोइल, ZYOL, जोइल। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप, ये आपका अटैच हो जाएगा जाके, यहाँ पर ये अटैच हो गया। अब एनहाइड्रस AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 कुछ रिकॉल हुआ, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था एनहाइड्रस AlCl3 गेटरमैन कॉच रिएक्शन में बोला था, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में था, तो मैंने कहा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो रही है इसलिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में है। ठीक है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन है वो डिफरेंट है, यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों है, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप लग रहा है, एल्काइल ग्रुप लगता है तो हम उसे एल्काइलेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो एक कीटोन बनाने का आपका कौन सा एक तरीका है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी एक मेथड है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका मतलब याद रखना है कीटोन बनाने का भी एक तरीका है, क्योंकि उसमें जब ये RCO ग्रुप एक साइड से लग जाएगा, दूसरी साइड एराइल अपने आप है, तो ऑब्वियसली ये कीटोन ही तो बन गया। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहां पर ये CH3 है। अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने जब नेमिंग कराई थी, आईयूपैक नेमिंग कराई थी, कॉमन नेमिंग कराई थी, तो उसमें मैंने यहाँ पर बताया था ये क्या है आपका, यह है एसीटोफिनोन। ठीक है, तो हम कैसे इसको बोलते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है तो हम इसको एसीटो बोलते हैं, और ये फिनोन, ये फिनाइल ग्रुप है तो फिनोन बोलते हैं। कीटोन है, फिनाइल के साथ कीटोन लगा हुआ है तो फिनोन, तो एसीटोफिनोन बोलते हैं इसको। तो अगर आएगा एसीटोफिनोन कैसे बना सकते हैं, एसीटोफिनोन, किसी को एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करना है, मीन्स बेंजीन को एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे रिएक्शन करवाना पड़ेगी, CH3COCl। तो ये वाला ग्रुप जो है आपका, ये लग जाएगा यहाँ जाके, तो जब यहाँ जाके लग जाएगा तो यही बनेगा आपका एसीटोफिनोन। तो बेंजीन टू एसीटोफिनोन क्या है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कीटोन बन गया, रिएक्शन हो गई। ठीक है, सारे के सारे मेथड्स मैंने एक बार फिर से यहाँ पर दिखा दिए हैं कि आप रिकॉल कर पाओ। अगर कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, उस पार्ट, वीडियो के उस पार्ट को थोड़ा सा चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, नहीं समझ में आ रहा है स्पीड कम करके देखो, लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड कम कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ लग रहा है अच्छा और कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।